नमस्कार दोस्तों, जीनियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आंसर राइटिंग के आज एक और पहलू पर हम बात करने वाले हैं। वो पहलू क्या है और वह किस तरीके से आंसर राइटिंग करने वाले को प्रभावित करता है। तो वह पहलू है आपका आंसर राइटिंग का, वह है आपका निर्देशात्मक शब्द। निर्देशात्मक शब्द ये क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है आंसर राइटिंग में, आज हमें इनकी बात करनी है। आम तौर पर हम इनको ये भी बोल देते हैं, जो आम भाषा में आप जानते हैं कि उछल्ले शब्द। उछल्ले शब्द, यहाँ पुछल्ले का मतलब है कि जो आपके पास क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के लास्ट में जो एक निर्णायक शब्द होते हैं उनको तो आम बोलचाल में पुछल्ले शब्द बोल देते हैं, लेकिन इनको भाषा शास्त्रीय अध्ययन में निर्देशात्मक शब्द कहा जाता है। ठीक है, निर्देशात्मक शब्द या इन्हीं के विषय में एक और जानकारी है जिनको डायरेक्टिव वर्ड कहा जाता है। इन्हीं को हम टास्क कमांड भी कहते हैं। टास्क कमांड भी कहते हैं। इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे जो जानकारी मांगी जा रही है वो किस वे में मांगी जा रही है, किस तरीके से मांगी जा रही है। अब आपके पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि देखा जाए तो आपको मालवा के पठार के बारे में बहुत कुछ पता है कि मालवा के पठार की भौगोलिक स्थिति क्या है, यहाँ का सांस्कृतिक कल्चर क्या है, यहाँ उत्पादन प्रणाली कैसी है, कृषि उत्पादन प्रणाली कैसी है, औद्योगिक विकास यहाँ किस तरीके से हुआ है। तो मालवा जो रीजन है वह कई तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो कुछ खास निर्देशात्मक शब्द होंगे जो ये तय करेंगे कि मालवा के रीजन की किस प्रकार की जानकारी किस वे में मांगी जा रही है, किस तरीके से मांगी जा रही है। तो ये होते हैं निर्देशात्मक तत्वों का, निर्देशात्मक जो शब्द हैं उनका रोल। तो किसी सवाल में निर्देशात्मक शब्द ही तय करते हैं कि आप किस जानकारी को, संबंधित जानकारी को किस रूप में प्रस्तुत करेंगे। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा गया मध्य प्रदेश की नदियाँ, ये आपसे सवाल पूछा गया। अब इस नदियों में क्या पूछा जाएगा? नदियाँ तो समझ में आ रहा है कि बहुत सारी नदियाँ मध्य प्रदेश में, नदियों का मायका इसको कहा जाता है। ठीक है, लेकिन क्या नदियों का अपवाह तंत्र पूछा जा रहा है? क्या नदियों के महत्व को पूछा जा रहा है? क्या नदियों के जाल को पूछा जा रहा है? तो ये तो प्रश्न का अंतर्निहित पक्ष हो गया, लेकिन इस प्रश्न का एक और पक्ष होता है जिसको निर्देशात्मक शब्द जो होते हैं वो तय करते हैं। अब जैसे आपसे नदियों के बारे में पूछा गया और यह आपसे कहा गया कि यह कहाँ तक उचित है कि मध्य प्रदेश की नदियाँ 12मासी नहीं है। ये कहाँ तक उचित है कि मध्य प्रदेश की नदियाँ 12मासी नहीं है। तो नदियों का तो जानकारी है, लेकिन अब सवाल ने इसकी रूपरेखा बदल दी, तो आपके जवाब की रूपरेखा भी बदल गई। तो निर्देशात्मक कहने का मतलब ये है कि निर्देशात्मक शब्दों का जो रोल होता है वह आपके आंसर की दिशा तय करता है कि किस दिशा में आप अपना आंसर देने वाले हैं। तो आइए ऐसे कुछ निर्देशात्मक तत्वों के बारे में, निर्देशात्मक शब्दों के बारे में हम डिस्कस करते हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर उनका एक्चुअली मतलब क्या होता है और वह आपसे संबंधित विषय पर जानकारी किस रूप में चाह रहे हैं। ठीक, तो पहली बात तो इसमें यह है कि कुछ शब्द हैं, मैं आपसे यहाँ कुछ शब्दों का उल्लेख करूँगा। कुछ शब्द
जैसे कि मैं आपसे कहूं विवरण दीजिए, विवरण दीजिए, अगर ये शब्द आपके सामने आता है, विवरण दीजिए, ठीक है, तो विवरण देने में आपसे पूछा जाएगा कि आप क्या करें, डिटेल बताएं। आप क्या बताएं, डिटेल बताना है आपको। अब डिटेल का क्या मतलब होता है, विवरण का क्या मतलब होता है? क्या आप उसकी परिभाषा पहले लिखेंगे, फिर उसकी विशेषताएं लिखेंगे, फिर उसका महत्व लिखेंगे? एक्चुअली इसकी सीमा क्या होगी? तो आपके आंसर की एग्जैक्ट जो सटीक जवाब है वह क्या होगा और किस सीमाओं तक बंधा होगा, यह स्पष्ट करता है कौन, विवरण दीजिए सब। अब इसके पहले कुछ भी पूछा जा सकता है, किसी भी विषय पर आपसे जानकारी पूछी जा सकती है, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे। लेकिन अगर किसी भी जानकारी के बाद में यह लगा दिया जाए कि विवरण दीजिए, यानी डिटेल्स बताइए उसका, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, उसका ढांचा क्या होगा, कहां से शुरू करेंगे, कितना लिखेंगे और कितना नहीं लिखेंगे? तो उसकी सीमाओं को बांधने का काम कौन कर रहा है, यह शब्द कर रहा है। लास्ट का जो निर्देशात्मक शब्द है, या इसी को हम कहते हैं टास्क कमांड है, जो वह तय कर रहा है कि आपको कितना लिखना है। तो ध्यान रहे, जब आपसे डिटेल पूछा जाए, तो जब आप डिटेल पूछा जाए आपसे, तो आपकी कॉपी में कुछ इस तरीके से इसका फ्रेमवर्क होना चाहिए। आप क्या करेंगे, अपना आंसर लिखना यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सर्वप्रथम जिस शब्द को से शुरुआत की गई है जानकारी की, उस शब्द के विषय में, उस शब्द के विषय में 10 शब्दों या 15 शब्दों में 1-1.5 लाइन में आप क्या करेंगे, जानकारी देंगे। जैसे मान लीजिए उसने पूछा कि मध्य प्रदेश की नदियों का विवरण दीजिए, या मालवा के पठार या मालवा क्षेत्र की लोक संस्कृति का विवरण दीजिए, मालवा क्षेत्र की लोक संस्कृति का विवरण दीजिए। अगर ये सब आपसे पूछ लिया जाए, ये सवाल आपसे पूछ लिया जाए, तो आपको सर्वप्रथम मालवा संस्कृति के बारे में कम से कम 15 शब्दों के बारे में बताना। और ऐसा नहीं है कि मालवा की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति है, उसकी सिर्फ लोक संस्कृति के बारे में ही जानकारी दे दे, कुछ खास टर्मिनोलॉजी यूज करना है, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे बताया था। कुछ विशेषता ऐसी बता दीजिए जो उसको लगे कि यह सिर्फ और सिर्फ मालवा से संबंधित है, मालवा की लोक संस्कृति से संबंधित है। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होगा कि मालवा की लोक संस्कृति के बारे में जो आपसे सवाल पूछा जाएगा, उसके आपको क्या बताना है, फीचर्स बताना है, उसके आपको क्या बताना है, विशेषताएं बताना है, ध्यान रखना। और ये विशेषताएं ज़्यादा नहीं, अगर 7 अंकों का आपसे पूछा गया है तो आप 1, 2, 3, 4 और ये 5, इतनी विशेषताएं बता दीजिए। ध्यान रखिएगा, इन विशेषताओं को आप बड़े सटीक ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, बड़े सटीक ढंग से। लास्ट में कंक्लूजन देने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल की प्रकृति ही ऐसी है कि आपसे वह सुझाव नहीं मांग रहा है, आपसे वह महत्व भी नहीं पूछ रहा है, वो सिर्फ आपसे विवरण पूछ रहा है कि जो तथ्य हैं उन तथ्यों को आप क्या कह दीजिए, डिटेल में हमें बता दीजिए। कंक्लूजन वहां ड्रॉ करना होता है जहां महत्व की आवश्यकता हो, कुछ इंपॉर्टेंस की आवश्यकता हो, या आपके सुझाव की आवश्यकता हो, कंक्लूजन वहां देना जरूरी हो जाता है। लेकिन इसका एक भाग रहेगा इंट्रोडक्टरी पार्ट और दूसरा भाग रहेगा इसका विशेषताओं वाला, और आपकी इस सवाल की सीमा इसी ढांचे के रूप में चलेगी। तो अगर आपसे ऐसा सवाल आता है तो इसके लिए भी एक्चुअली जो इसका मतलब होता है, विवरण दीजिए, डिटेल्स में बताइए, वो यही होता है। मूल विशेषताएं आप बता दीजिए, मूलभूत विशेषताएं जिनके बिना मालवा संस्कृति की कल्पना नहीं की जा सकती, ऐसी विशेषताएं 5 बता दीजिए। पहले मालवा संस्कृति के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, फिर उसकी 5 मूल विशेषताएं बता दीजिए। आपका खाका तैयार हो गया आंसर का, आपका जो आंसर है वह सटीक बन गया।
एक और शब्द के बारे में जानते हैं, एक और शब्द के बारे में जानते हैं। वह शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है आपका विवेचना कीजिए। एक और शब्द आपने सवालों में देखा होगा, विवेचना कीजिए। विवेचना कीजिए। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इसको इंग्लिश में कहेंगे डिस्कस कीजिए। इसको आप कहेंगे कि विवेचना मतलब कि आपको क्या करना है? डिस्कस करना है। डिस्कस का क्या मतलब होता है? यहाँ पर आपसे विवेचना कीजिए या आपसे ये भी पूछा जा सकता है चर्चा कीजिए। अब इसमें क्या आपके आंसर की लिमिटेशन रहेंगी? कितना आप लिख सकते हैं? तो इसके लिए जरूरी है कि जब आपसे डिस्कशन पूछा जा रहा हो, जब आपसे विवेचना पूछी जा रही हो, जब आपसे चर्चा करवाई जा रही हो, तब आप संबंधित मुद्दे पर क्या करेंगे? पक्ष में बात करेंगे, विपक्ष में बात करेंगे, और इसी पक्ष विपक्ष को आप तर्क वितर्क भी कह सकते हैं। तर्क वितर्क, तर्क वितर्क भी इसको आप कह सकते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की महिला नीति के बारे में विवेचना कीजिए। मैं एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली क्वेश्चन आपसे बना रहा हूँ। प्रीवियस ईयर में आप इन सब शब्दों के बारे में पढ़ चुके होंगे, ये शब्द आपको मिले होंगे। तो अब यदि मान लीजिए एक और क्वेश्चन सोच लेते हैं, जैसे भारत की नई जो शिक्षा नीति है उसके बारे में विवेचना कीजिए। तो नई शिक्षा नीति में क्या पक्ष में है और क्या विपक्ष में? ठीक, क्या तर्क है शिक्षा नीति का और क्या वितर्क है? तो ये तब आप पक्ष विपक्ष दे पाओगे जब आपको नई शिक्षा नीति के मूलभूत प्रावधान पता हो। अगर आपको प्रावधान ही नहीं पता होंगे तब आप नई शिक्षा नीति पर चर्चा या नई शिक्षा नीति की विवेचना नहीं कर पाओगे। जब आपसे नई शिक्षा नीति पर विवेचना कराई जा रही हो तो आपको पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ रखने हैं। पक्ष में ये रखना है कि नई शिक्षा नीति में वे कौन सी विशेषताएं हैं जो इस शिक्षा नीति की वर्तमान प्रासंगिकता को और महत्वपूर्ण बनाती हैं। अब जैसे जीडीपी में शिक्षा का योगदान, शिक्षा में प्राइवेटाइजेशन की एक लिमिटेशन है, एक सीमा है, शिक्षा में भाषाई समस्या को सॉल्व करने का क्या है? प्रयास है शिक्षा नीति में। तो इन तथ्यों को रखेंगे तो इसमें पक्ष भी आपको बताना पड़ेगा और इसमें विपक्ष भी बताना पड़ेगा। एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से आपसे महत्व भी पूछ रहा है क्योंकि नई शिक्षा नीति में जो नए प्रावधान शामिल किए गए हैं, और एक तरीके से आपसे ये भी पूछ रहा है कि इसकी चुनौतियां क्या हैं। जो नए प्रावधान रखे गए हैं उनका महत्व क्या है, और उन्हीं प्रावधानों का जब आप विपक्ष कर रहे होंगे तो उनके सामने विपक्ष के तौर पर आप कुछ ना कुछ चुनौतियां भी प्रस्तुत कर रहे होंगे, समस्याएं भी प्रस्तुत कर रहे होंगे। तो ये हो जाएगा पक्ष विपक्ष। अब यहाँ पर अपने फॉर्मूले नहीं सजेस्ट करना है क्योंकि यहाँ विवेचना, डिस्कस का मतलब है कि डिस्कशन हुआ है, डिस्कशन में हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं। तो यहाँ जबरदस्ती का अपना थॉट नहीं थोपना, सिर्फ आपको डिस्कस करके निकल जाना है, विवेचना करके निकल जाना है, चर्चा करके निकल जाना है। अब यहाँ पर भी आप क्या करेंगे? यहाँ पर भी आप जबरदस्ती का या तो महत्व बताने लग जाएंगे या अपने विचार बताने लग जाएंगे, कुछ नहीं तो आप क्या करेंगे? नई शिक्षा नीति की सुधार भी बताने लग जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? वो थोड़ा ओछापन लगेगा। क्यों? क्योंकि सुधार ही बताना है तो इन चुनौतियों और समस्याओं के साथ अपने विपक्ष में तर्क दीजिए और ये पक्ष में तर्क दीजिए। महत्व के लिए पक्ष में तर्क दीजिए और विपक्ष में तर्क देना है तो आपको चुनौतियों और समस्याओं के बारे में दीजिए। तो बात क्या हो जाएगी? संतुलित हो जाएगी। अब लास्ट में आपको कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना है क्योंकि कंक्लूजन की यहाँ अपेक्षा नहीं की जा रही है, सिर्फ चर्चा की जा रही है।
अब आपसे ये भी पूछा जाएगा कि आखिर डिस्कस क्यों करवा रहा है, उसकी मंशा क्या है। तो उसकी मंशा ये है कि जो कुछ भी मार्केट में चल रहा है नई व्यवस्था के रूप में, नई शिक्षा नीति के रूप में, उसमें कुछ लोगों का सकारात्मक रवैया है, कुछ लोगों का नकारात्मक रवैया है, कुछ लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं। तो एक है सिविल सर्वेंट के तौर पर आप इसके बारे में किन किन इस शिक्षा नीति से जुड़े हुए किन किन पहलुओं पर अवेयर हैं, उस अवेयरनेस को चेक कर रहे हैं कि आपको क्या पता है कि ये सारा डिस्कशन चल रहा है। तो वही जो मेन स्ट्रीम में डिस्कशन चल रहा है उसी डिस्कशन को उसने यहाँ पे पूछ लिया और उसमें आपसे कह लिया कि 2-3 पक्ष यहाँ पर बता दीजिए अगर 7 अंक का है, और यदि 2-3 पक्ष इधर के बता दीजिए, आपकी बात हो गई। तो इस तरीके से हमें सवालों की एक और चीज समझते हैं। ये तो हो गया डिस्कशन। अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्कस करिए किसी पक्ष के बारे में, अब एक और आता है बार बार सवालों में, अलग अलग सवालों में पूछा जाता है, और वह आता है आपका आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इसमें आपसे पूछा जाएगा क्रिटिकली एवेल्युएशन, क्रिटिकली एवेल्युएट करवा रहा है आपसे, आलोचनात्मक मूल्यांकन करवा रहा है। ठीक, अब इसका क्या मतलब होता है? तो आलोचनात्मक मूल्यांकन का यहाँ मतलब होता है कि आपको इसके महत्व और इसकी खामियां दोनों को बताना है, लेकिन आलोचना को ज़्यादा यहाँ महत्व दिया गया है। मूल्यांकन एवेल्युएशन का मतलब होता है कि एवेल्युएट में आप क्या करेंगे, एवेल्युएट में आप गुण दोष को बताएंगे, इसके क्या गुण हैं क्या दोष हैं। लेकिन यदि उसने आलोचनात्मक मूल्यांकन जोड़ दिया है तो आपको उन गुण दोष के अलावा आपको उन बिंदुओं पर ज़्यादा बात करनी है जो बिंदु वास्तव में उस मुद्दे पर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, सबसे ज़्यादा जिनको प्राथमिकता दी जा रही है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्थिति का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। अब यहाँ क्या करेंगे कि आलोचनात्मक सिर्फ मूल्यांकन पर यदि आप गौर करेंगे तो महिलाओं की स्थिति के जो समाज में सामाजिक और आर्थिक स्थिति में जो गुण हैं वो बताएंगे, कैसे उनका प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है, कैसे उनका एम्पावरमेंट हो रहा है। तो गुण और दोष किस तरीके से दुर्घटनाएं, रेप के केसेस बढ़ रहे हैं और बाकी अपराध महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा और बाकी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो गुण हो गए, दोष हो गए। अब पूछा जाए आलोचनात्मक में, अब उन बिंदुओं पर आपको फोकस करना है लास्ट में। ये तो एक पक्ष हो गया क्वेश्चन का। इसका दूसरा पक्ष ये है कि उन बिंदुओं पर फोकस करना है जो बिंदु वर्तमान में समस्या के तौर पर, चुनौतियों के तौर पर महिलाओं के सामाजिक आर्थिक विकास में बाधक है। जैसे कि उनका रोजगार, उनका सशक्तिकरण, चाहे वो सामाजिक रूप से हो चाहे वह आर्थिक रूप से हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उन पर ज़्यादा की, और अब यहाँ पर आलोचनात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं उसको आधार बनाकर इन दो बिंदुओं पर आपको महत्वपूर्ण फैक्ट पटकने हैं। तब जाकर ये आपका सवाल जो है सटीक बैठेगा, आपका जवाब सटीक होगा, सवाल के अनुरूप जवाब होगा। तो तीसरे पहलू का यहाँ पर यह मतलब होता है। तो एवेल्युएशन और क्रिटिकली एवेल्युएशन दो अलग अलग प्रकार से होते हैं, दोनों में खास अंतर होता है। एक और शब्द को डिस्कस करते हैं, वह है आपका व्याख्या। व्याख्या करें, इसी को आप कहेंगे एक्सप्लेन करें, इसी को आप कहेंगे एक्सप्लेन। इसका क्या मतलब होता है, व्याख्या का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है कि क्यों
और कैसे, क्यों और कैसे, ये ओरिजिन की बात करता है और यह प्रक्रिया की बात करता है। यह उद्भव की बात करता है और यह वर्तमान स्थिति की बात करता है। तो यदि आपसे पूछा जाता है कि भारत में किसानों की आर्थिक दुर्दशा पर किसानों की आर्थिक स्थिति की एक संतुष्ट परख व्याख्या करें, तो किसानों की आर्थिक स्थिति की जो दुर्दशा है उसका ओरिजिन क्या है, उसका कारण क्या, क्यों है इनकी बुरी स्थिति। एक तो ये पहलू है, और दूसरा वर्तमान में जो स्थिति है, यानी उन कारणों के साथ जो उपाय हुए हैं उन उपायों को भी आपको लिखना है और उन उपायों का इम्पैक्ट जो पड़ा है किसानों पर उसकी चर्चा करना है। तो देखिए, एक तरफ दुर्दशा की, एक तरफ आपका क्या हो जाएगा, दुर्दशा, किसानों की दुर्दशा के कारण हो जाएंगे। दूसरी तरफ हो जाएगा, दूसरी तरफ सरकारी कदम एवं उनका प्रभाव, सरकारी कदम एवं उनका प्रभाव। तो ये दो पहलू इस पर शामिल हो जाएंगे। जब आपसे पूछा जाए एक्सप्लेन करें किसी चीज को, तो एक्सप्लेनेशन आप उसके ओरिजिन से लेकर और वर्तमान में जो उस समस्या, अब देखिए क्यों अगर पूछा जा रहा है तो किसी कारण को ही पूछा जा रहा है। कारण कोई अच्छा हो सकता है, अच्छाई के लिए हो सकता है, कोई बुराई के लिए हो सकता है। अगर अच्छाई के लिए कारण पूछा जा रहा है तो वो बताइए, और फिर बाद में ये बताइए कि इस अच्छाई के लिए क्या कदम उठाए गए थे, उन कदमों का क्या इम्पैक्ट रहा। अगर बुराई के लिए आपसे पूछा जा रहा है तो बुराई के कारणों की बताइए, और फिर बुराई के लिए, उस बुराई को खत्म करने के लिए क्या कदम उठाए गए और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। तो ये दो पहलू यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में शामिल करना है। तो जब आपसे पूछा जाए कि किसी मुद्दे को या किसी सवाल को आप एक्सप्लेन करें, तो एक्सप्लेनेशन में ये चीज़ें आपको शामिल करनी है। अब और एक शब्द आपको बार बार परेशान कर सकता है शायद, और वह शब्द कौन सा है, तो एक शब्द और है जिसका नाम है आपका वर्णन करें। वर्णन करें, जिसको आप कहेंगे डिस्क्राइब। तो यदि आपसे किसी सवाल में पूछा जा रहा है कि इस जानकारी का वर्णन करें, तो वर्णन में आपको क्या लिखना है। अब देखिए, ये वर्णन जरूरी नहीं है कि 10 अंक में ही पूछा जाए, यानी 200 शब्दों में। ये वर्णन कई बार 7 अंक में यानी 60 शब्दों में भी पूछ लिया जाता है। अब बच्चे का दिमाग हक्का बक्का, वर्णन शब्द, वो जानकारी उसके पास है, बहुत सारी है, लेकिन वर्णन करने पर वो थोड़ा सा क्या होगा, कंफ्यूज हो सकता है कि वर्णन में कितना लिखें। यहाँ तो वर्णन पूछ लिया गया, तो यहाँ डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है। जब आपसे पूछा जाए कि डिस्क्राइब करें तो इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, तो इसका एक्चुअली जो मतलब होता है वह होता है कि किसी भी स्थिति की या किसी इंफॉर्मेशन को पूछा जा रहा है उसका संपूर्ण ढांचा रख देना, संपूर्ण ढांचा रख देना। अब जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन की वर्तमान दशाओं का वर्णन करें। ये आपसे पूछ लिया गया, मध्य प्रदेश में फसल उत्पादन की वर्तमान दशाओं का वर्णन करें। वर्तमान में कौन कौन सी दशाएं। अब यहाँ आप डिस्क्रिप्शन देना है आपको। अब ये मान लीजिए आपसे 7 अंक में पूछ लिया जाए, 60 शब्दों में आपको लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। तो शुरुआत
यही है, एक छोटा सा यहाँ पर आप पेज लेंगे जो कि आपको 60 शब्दों में इसको भरना होता है। ठीक, अब यहाँ से आप अपना आंसर स्टार्ट करेंगे। आंसर में फसल उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, आप रैंक बताएंगे गेहूं, चावल वगैरह। ठीक है, और जो जहाँ पर श्रेष्ठ स्थिति है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, अब देखिए आपने सवाल में पूछी गई जानकारी के बीच इंट्रोडक्शन में बो दी है। अब उसी को आगे बढ़ाकर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने फसल उत्पादन के क्रम बता दिए कि फसल उत्पादन की ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर कारण बता दीजिए कि फसल उत्पादन या कृषि प्रधान के तौर पर मध्य प्रदेश क्यों जाना जाता है। ठीक है, तो वे दशाएं बताना है। अब यहाँ पर जब कारण बताएंगे या वे दशाएं बताएंगे, जैसा कि आपसे पूछा गया है दशाओं के बारे में, अब ये अगर दशाएं बताएंगे, कारण नहीं बल्कि दशाएं अगर बताएंगे तो आप क्या कहेंगे, जलवायु, मिट्टी, ठीक है, इसके अलावा सिंचाई के अलावा फिर आपका रकबे के अलावा फिर सरकारी समर्थन। ठीक, ये 5 बिंदु बता दीजिए। सरकारी समर्थन के लिए कुछ सरकारी पहलों को बताइए, रकबा कितने रकबे में और ये खेती होती है, ध्यान रखना है क्षेत्रफल और फसल का रकबा अलग अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर खरीफ, रबी और जायद की फसलों का उत्पादन होता है, तो जो कृषि का रकबा है वो अलग होता है। ठीक है, इसके अलावा मिट्टी, तो विविधता यहाँ पर पाई जाती है, लेकिन ज़्यादा उत्पादन काली मिट्टी और मालवा रीजन में ये सब चीज़ें होती हैं, सबसे ज़्यादा सोयाबीन, गेहूँ वगैरह। ठीक है, भौगोलिक स्थिति, जो जलवायु की स्थिति है यहाँ पर, कैसे टेम्परेचर और वार्षिक औसत टेम्परेचर, और इसके अलावा अब बताएंगे वर्षा, औसत वर्षा जो है वह लगभग कितनी होती है, ये चीज़ें। और लास्ट में क्या करेंगे, पूरा खाका देना है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि आप 20 से निकल लें, लास्ट में आपको एक आध लाइन तो लिखना ही पड़ेगा कि इन सब चीज़ों का परिणाम ये है कि मध्य प्रदेश क्या है, कृषि प्रधान है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी कृषि पर अपनी आजीविका जुटाती है। यहाँ पर उद्योगों का भी अगर विकास हुआ है तो कृषि प्रधान उद्योगों का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी यहाँ पर ठीक ठाक है। तो कोई भी फैक्ट ऊपर या तो ऊपर महत्वपूर्ण रख दीजिए, अगर रैंक आपने ऊपर रख दी है तो नीचे और अन्य फैक्ट रख सकते हैं। अगर अन्य फैक्ट, यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी रहती है इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में, क्योंकि आपको ये पता है कि डिस्क्राइब जब कर रहे हैं तो पूरा खाका हमें रखना है, और पूरे खाके में जो मेन पार्ट है, इसका मुख्य पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, वहीं आपको गेम करना है, और यही सबसे ज़्यादा आपको नंबर मिलने स्टार्ट होंगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर यहीं से मिलेंगे। ये तो सामान्य जानकारी होगी, चाहे इंट्रोडक्शन में दें और चाहे आप कंक्लूजन में दें, लेकिन ध्यान रखना है फैक्चुअल ही रखना है, ऊपर और नीचे फैक्चुअल ही रखना है, जो आपको रैंकिंग वगैरह के बारे में जो भी आप अपडेट होकर गए हो। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन का मतलब जो है, इसकी सीमा कहाँ है, इसकी सीमा है कि पूरा ढांचा दीजिए। जब आपसे वर्णन करवाया जाए तो आपको पूरा ढांचा देना है संबंधित जानकारी के, जिसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक, तो ये कुछ शब्द हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों को थोड़ा चिंतन में डालते रहे होंगे। हालांकि इनके बारे में आप लोग कई बार आंसर राइटिंग कर रहे हैं, कुछ मैं नया नहीं बता रहा हूँ, बस आपको थोड़ा सा अलर्ट कर रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सही दिशा में जा रहे हैं। बाकी आप आंसर लिख रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपने इन सब चीज़ों को फेस कर रखा होगा कई बार, और अभी भी आप फेस करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप इन सब चीज़ों को बचकर आप पेपर में बैठेंगे, इन सब चीज़ों को हर दिन आपको आंसर राइटिंग में फेस करना होगा। तो मैंने हो सकता है थोड़ी सी जानकारी में आपका संवर्धन कर दिया। तो फिलहाल इतना ही। अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी टर्मिनोलॉजी के बारे में आप कंफ्यूज हैं या आप उसको ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं, उसके अनुसार जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो इस कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका रिप्लाई करेंगे। और आंसर राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए आप हमारे जीनियस एकेडमी के भौरकुआ सेंटर पर अधिकारी 2.6 जो
टेस्ट सीरीज़ है वो संचालित हो रही है। ठीक, 17 मई से इसको स्टार्ट किया जा रहा है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आंसर राइटिंग के जो आपके लिए उपयोगी गुर होंगे या उपयोगी जो जानकारी होगी वो आप तक पहुंचाई जाएगी। बेहतर करने का हर दिन प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर तत्पर हूँ। यहाँ के जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, सर हैं पुष्पेंद्र सर, उनके मार्गदर्शन में मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ। तो आपको आंसर राइटिंग में बेहतर रिजल्ट की मैं उम्मीद करता हूँ।